Hello, dear student. Welcome to our YouTube channel, Goodwill GS and English Can Ganga. We are here today discuss the sectors of Indian economy, class 10th, related to class 10th, and this is the rest part of the sectors of Indian economy. So let's start. Let us begin from question number 9. It is part 2. Part 2 from question number 9. How is the tertiary sector different from the other sectors? Tertiary sector means service sector is differ from the other sectors. How? Illustrate with few examples and give some examples. जो तृतीय क्षेत्र है वह दूसरे अन्य क्षेत्रों से, इकोनॉमी में 3 क्षेत्र होते हैं, पहले हम लोग जान चुके हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर relates to the agricultural process or natural process. Agriculture, animal husbandry, fishing, etc. Industry, secondary sector relates to the industry, and the tertiary sector relates to the service like as banking, post office, these. So its answer is answer. The tertiary sector is different from other sectors as mentioned below. निम्नलिखित रूपों में टर्शियरी सेक्टर दूसरे सेक्टर से भिन्न है, अलग है। The activities of the tertiary sector help in the development of primary and secondary sector. जो टर्शियरी सेक्टर में एक्टिविटी होती है उससे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर यानी प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में के विकास में सहायता प्राप्त होती है। जैसे बैंक लोन देगा तब किसान अच्छे से खेती कर पाता है, एनिमल हस्बेंड्री कर पाता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से जो है एक इंडस्ट्री लगनी है तो बैंक से लोन प्राप्त करके आसानी से इंडस्ट्री कोई लगाई जा सकती है। These activities by themselves do not produce a good. ये जो एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, इनके द्वारा जो है अपने आप कोई वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन वस्तु के उत्पादन में ये सहायक होते हैं यानी सर्विस सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प्स इन टेकिंग गुड फ्रॉम द फैक्ट्री टू मार्केट्स for the purpose selling or storing in godowns. टर्शियरी सेक्टर में एक और चीज आता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वस्तुओं को फैक्ट्री से लेकर, ठीक है, यानी फैक्ट्री से वस्तुओं को उठाता है और गोडाउन तक ले जाता है। तो इसमें केवल सेवा हुई है, किसी वस्तु का उत्पादन नहीं हुआ। लेकिन वस्तु का जो उत्पादन हुआ है गुड्स का, ठीक है, उसमें मतलब प्रोसेस में हेल्प की गई। It provides telephones and other products for communication to the traders. सर्विस सेक्टर जो है व्यापारियों के लिए ट्रेडर्स के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड कराता है, जैसे कि टेलीफोन हो गया, मोबाइल फोन हो गया। बैंक प्रोवाइड मनी टू हेल्प द प्रोडक्शन ऑफ एंड ट्रेड, और बैंक से मनी प्राप्त होता है, ठीक, और उस मनी से जो है किसी इंडस्ट्री को स्थापित किया जाता है, व्यापार करने में सहायता मिलती है इत्यादि। Thus, transport, storage, communication, etc. are not tertiary activities. तो इस तरह से जो ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, कम्युनिकेशन है, ये टर्शियरी एक्टिविटीज नहीं है, ठीक। ऑन द अदर हैंड, प्राइमरी सेक्टर forms the base for all products and that will subsequently make, और दूसरी तरफ जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो सभी वस्तुओं के उत्पादन का मुख्य जो है आधार होता है, बेस होता है, वो मुख्य आधार होता है, ठीक है। जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उन सब का मुख्य आधार होता है। मिनरल्स एंड ओर्स आर नेचुरल प्रोडक्ट्स। जो मिनरल्स होते हैं, कच्ची धातुएं होती हैं, वो मिनरल प्रोडक्ट्स यानी खाद्यान्न वस्तुएं होती हैं, मतलब खोद कर निकाली जाने वाली।
माइनिंग की जाने वाली, एंड आर कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स मैन्युफैक्चरिंग शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन, और वे दूसरे रूपों में प्राप्त करने के लिए, ठीक है, एक प्रोसेस की प्रक्रिया से गुजरती हैं जिससे अन्य वस्तुओं का उत्पादन होता है। जैसे शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन, चीनी का निर्माण, ठीक है, किससे होता है? शुगर केन इत्यादि से होता है। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इट सेज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? प्रच्छन्न बेरोजगारी आप किसे समझते हैं, अर्थात छिपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल ईच फ्रॉम द अर्बन एंड रूरल एरियाज, ठीक है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी को एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इज ए काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच देयर आर पीपल हु आर विजिबली employed but are actually unemployed. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा एम्प्लॉयमेंट है जिसमें लोग देखने पर तो ये प्रतीत होता है कि वो काम कर रहे हैं अर्थात एम्प्लॉयड हैं, लेकिन वास्तव में जो है अनएम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। दिस सिचुएशन इज नोन एज हिडन एम्प्लॉयमेंट, इसी को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं या छिपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है इसी स्थिति में। इन सच ए in such a situation more people are engaged in a work than required, ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी की सिचुएशन में जो है जितने की आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग किसी क्षेत्र में काम करते हैं, वहीं पर प्रच्छन्न बेरोजगारी या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल in rural areas this type of unemployment is generally found in the agricultural sector, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की जो है अनएम्प्लॉयमेंट सामान्यतः देखी जा सकती है, ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में तो कौन सा सेक्टर में? प्राइमरी सेक्टर अर्थात एग्रीकल्चर सेक्टर में। इन ए फैमिली, एक परिवार में 9 पीपल आर ऑल इंगेज्ड इन द सेम एग्रीकल्चरल प्लॉट, यानी एक ही कृषि की भूमि पर, यानी एक ही खेत में यदि 9 लोग जो है इन्वॉल्व हैं, बट इफ 4 पीपल आर विड्रॉन फ्रॉम इट, और यदि 4 लोग उस खेत से, मतलब उस खेत में अब काम करने ना जाएं, वो दूसरी जगह चले जाएं, तो फ्रॉम इट देयर विल बी नो रिडक्शन इन आउटपुट, तो उत्पादन में, यानी उस खेत के उत्पादन में कोई भी कमी नहीं दिखाई देगी, कोई भी प्रभाव नहीं होगा। सो दीज 4 पीपल आर एक्चुअली डिसगाइज्डली एम्प्लॉयड, तो वास्तव में यही 4 लोग जो वहां पे काम कर रहे थे और अब बाहर निकल गए, ठीक है, यही लोग वहां पर डिसगाइज्डली एम्प्लॉयड थे, अर्थात छिपे तौर पे रोजगार प्राप्त कर रहे थे, इसीलिए जो है इनको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन मोस्टली इन सर्विस सेक्टर्स, इस प्रकार की जो स्थिति है या इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वह सर्विस सेक्टर में दिखाई दे जाती है। सच एज इन ए फैमिली ऑल मेंबर्स आर एंगेज्ड इन वन पिटी शॉप, कि परिवार में जो है सभी लोग, यानी शहर में परिवार के सभी सदस्य एक छोटी सी दुकान को चलाते हैं और स्मॉल बिजनेस या छोटे से बिजनेस को चलाते हैं, विच कैन बी मैनेज्ड बाय लेस मेंबर ऑफ पर्सन, जिसे कम ही लोगों द्वारा जो है मैनेज किया जा सकता है, लेकिन उसमें एक से अधिक लोग इन्वॉल्व रहते हैं या आवश्यकता से अधिक लोग इन्वॉल्व रहते हैं, तो जो आवश्यकता से अधिक लोग हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगार हैं, ठीक है, ऐसे एम्प्लॉय हैं जो जो डिसगाइज्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? बिटवीन डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? यानी खुला हुआ या मुक्त बेरोजगार, और डिसगाइज्ड अर्थात प्रच्छन्न बेरोजगार या फिर छिपा हुआ बेरोजगार। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, when a country's labor force do not get opportunities to adequate employment, this situation is called open unemployment।
जब किसी देश का श्रम यानी किसी देश के श्रमिक जो है पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में परिश्रम करने के लिए या पर्याप्त मात्रा में उनको किसी भी प्रकार के जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त नहीं होती है, ठीक है, अवसर नहीं मिलता है, तो उसको जो है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, पर्याप्त मात्रा। ठीक है, जैसे आज भारत की और भारत के विशेषकर उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो पढ़ी लिखी है, लेकिन सरकार के द्वारा सृजित पद पर भर्तियों करने का इंतजार कर रही है, लेकिन अभी भी कोई इस प्रकार की वैकेंसी नहीं आ रही है। ठीक है, और बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। तो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली फाउंड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर और ऑफ आवर कंट्री। और इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, वह इंडस्ट्रियल सेक्टर में दिखाई देता है। ठीक है, दिस इज आल्सो फाउंड एमंग द लैंडलेस एग्रीकल्चर। यह जो भूमिहीन कृषक हैं उनमें भी दिखाई देती है, भूमिहीन कृषक श्रमिक हैं उनमें भी दिखाई देती है ग्रामीण क्षेत्रों में। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? दिस इज ए काइंड ऑफ एन अनएम्प्लॉयमेंट इन विच देयर आर पीपल हु आर विजिबली एम्प्लॉयड। ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रकार, एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें देखने पर तो लगता है कि लोग इंगेज हैं, एम्प्लॉयड हैं, बट एक्चुअली दे डोंट हैव फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन वास्तव में वो पूरी तरह से उस क्षेत्र में एम्प्लॉयड नहीं होते। इन सच ए सिचुएशन मोर पीपल आर एंगेज्ड इन ए वर्क देन रिक्वायर्ड। इस स्थिति में किसी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की आवश्यकता से अधिक, ठीक है, यानी जितने लोग काम करने वाले हैं उनकी आवश्यकता से अधिक लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं, तो वहां पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली फाउंड इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, unorganized sector where either work is not constantly available or too many people are employed for the same work that does not require so many hands। तो यह अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इस तरह की जो है अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, जहां पर आवश्यकता से अधिक लोग जो है काम करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अपने हाथ को वहां पर, मतलब अपने हाथ बटाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि इतने हाथों की आवश्यकता, इतने श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए वहां पे। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12, टर्शियरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तृतीय क्षेत्र जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार की या किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण जो रोल नहीं अदा कर पा रहा है। ठीक है, डू यू एग्री? क्या आप सहमत हैं? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यदि आप सहमत हैं तो आप जो है अपने उत्तर के सपोर्ट में आप अपने उत्तर को साबित करने के लिए कारण बताइए। तो द टर्शियरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग एनी सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज पार्शियली करेक्ट। ठीक है, यानी ये जो है पूरी तरह से सत्य नहीं है, ये अर्ध सत्य है कि जो तृतीय क्षेत्र है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं दे रहा है, तो ये अर्ध सत्य है, पूरी तरह से सत्य नहीं है। ठीक है, द शेयर ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन employment has not increased in proportion of its increase in production। जो टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है वह इसके सेवाओं के उत्पादन के अपेक्षा या तुलना में बहुत अत्यधिक नहीं बढ़ पाया है, अर्थात एम्प्लॉयमेंट, रोजगार अधिक नहीं बढ़ पाया है। ठीक है, इन 2000 में द प्रोडक्शन इन सर्विस सेक्टर रोज बाय 11 टाइम्स। जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है सर्विस सेक्टर में, वह 11 गुना, 11 टाइम्स, अर्थात उसकी बढ़ोतरी कितनी गुना हुई? 11 गुना। ठीक है, 11 गुना
जो है प्रोडक्शन अधिक हुआ एम्प्लॉयमेंट की अपेक्षा। वेयर एम्प्लॉयमेंट हैज राइजन लेस देन 3 टाइम्स, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट था उसकी बढ़ोतरी उसकी मतलब एम्प्लॉयमेंट में जो बढ़ोतरी हुई वह केवल केवल 3 गुना ही हुई। Therefore, still more than half of the workers in the country are working in the primary sector। यही कारण है कि देश की जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसके आधे के लगभग लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अर्थात प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, खेती में काम कर रहे हैं या अन्य चीजों में काम कर रहे हैं जो प्राइमरी सेक्टर से आता है। न्यू सर्विसेज सच एज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पोर्टेंट। ठीक है, नई सेवाएं जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये जो है आज के समय में इम्पोर्टेंट हो गई है। बट नॉट ऑल द सर्विसेज ऑफ द सर्विस सेक्टर आर ग्रोइंग वेल। लेकिन जो है सर्विस सेक्टर की अन्य जो सेवाएं हैं, अन्य सर्विसेज हैं, वो इस तरह से विकसित नहीं हो पा रही। एट वन एंड आर हाईली skilled and educated workers, but on the other hand, पहली बात तो एक तरफ जहां अत्यधिक पढ़े लिखे लोग कुशल श्रमिक हैं, ठीक है, वहीं दूसरी तरफ देर आर ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स engaged in service such as small shopkeepers, repair persons, ट्रांसपोर्ट पर्सन्स एक्सेट्रा। तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं और वे ज़्यादातर सर्विस सेक्टर के दूसरे स्थान पर यानी सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि छोटे छोटे दुकानदारों यानी छोटे छोटे दुकानदार छोटी छोटी दुकानों पर काम करने वाले, रिपेयरिंग करने वाले जैसे बाइक रिपेयर हो गया ये सब। ठीक है, आर्सन्स का मतलब होता है जो छोटे छोटे लोग मतलब कम वेतन पे लोग जो गाड़ियों इत्यादि को रिपेयर करने के लिए होते हैं, ट्रांसपोर्ट पर्सन्स होते हैं। दीज पर्सन्स बेयरली मैनेज टू अर्न ए लिविंग। ये लोग बड़ी कठिनता से अपने जीवन यापन को चला पाते हैं। एंड येट दे परफॉर्म दीज सर्विसेज, लेकिन फिर भी इन सेवाओं में ये लोग लगे हुए हैं बिकॉज नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क आर अवेलेबल टू देम, क्योंकि इनके लिए कोई भी अन्य जो अवसर है, अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी है इनके कार्य करने के लिए, वह अवेलेबल नहीं है। सच पर्सन्स कैन नॉट प्ले एनी इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ऐसे लोग जो लोग छोटे छोटे दुकानों पर काम कर रहे हैं, रिपेयरिंग सेक्टर्स में, अर्थात जहाँ पर बाइक बनती है, ठीक है, रिपेयर होती है, जहाँ पर अन्य चीज़ें रिपेयर होती हैं ट्रांसपोर्ट से संबंधित, वहाँ पर इन्वॉल्व लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का डायरेक्ट योगदान नहीं दे रहे हैं। इट इज दिस पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर दैट इज नॉट ग्रोइंग इन इम्पोर्टेंस। सर्विस सेक्टर का यही क्षेत्र है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में विकसित नहीं कर पा रहा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज इट से? सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। भारत में जो है जो सर्विस सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र है, इसमें दो विभिन्न प्रकार के लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है। हु आर दीज? ये कौन लोग हैं? आंसर दीजिए। द सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज द फॉलोइंग टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। निम्नलिखित दो लोगों को सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉय किया जाता है। दे आर, ये हैं, पीपल इन्वॉल्व इन द सर्विस सेक्टर दैट मे डायरेक्टली हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ऐसे लोग सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं या इन्वॉल्व हुए हैं जो डायरेक्टली जो है किसी भी वस्तु के उत्पादन में सहायता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, फाइनेंस एक्सेट्रा। यानी उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो जो ट्रांसपोर्टेशन में लोग लगे हुए हैं, ड्राइवर वगैरह, स्टोरेज में लगे हुए हैं, ठीक है, स्टोरेज में तो ट्रांसपोर्टेशन में लगा हुआ व्यक्ति सेवाओं का उत्पादन करता है। स्टोरेज में लगा हुआ व्यक्ति यानी भंडारण गृह में वो डायरेक्ट जो है किसी
वस्तु का उत्पादन करता है, अर्थात सेवा का उत्पादन करता है। कम्युनिकेशन में लगे हुए लोग भी, जैसे कंपनियां कम्युनिकेशन में लगी हुई हैं, ये भी क्या करती हैं, सेवाओं का उत्पादन करती हैं। और कंपनियों में लोग, ठीक है, कैसे जो टेली कम्युनिकेशन कंपनियां हैं उसमें लोग ही तो हैं और डायरेक्ट सेवा दे रहे हैं लोगों को। द पीपल इन्वॉल्व इन सच सर्विसेज, और जो दूसरे लोग हैं जो इस क्षेत्र में इन्वॉल्व हैं, दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो डायरेक्टली जो है वस्तु के उत्पादन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं या सहायता नहीं करते हैं, वो कौन से हैं? टीचर्स, अध्यापक, डॉक्टर्स, बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। ये लोग जो है डायरेक्टली सेवाओं का उत्पादन नहीं करते हैं, अर्थात किसी भी वस्तु का उत्पादन जो है डायरेक्टली नहीं करते हैं। दे मे बी टर्म्ड एज ancillary workers, means those who give services to the primary service providers। ठीक है, इनको कहा जा सकता है एंसिलरी वर्कर। ठीक है, एंसिलरी वर्कर, इसका मतलब है कि जो प्राइमरी सेक्टर है या प्राइमरी सर्विस प्रोवाइडर है, उनको ये लोग सेवा देते हैं, उसी को बोलते हैं एंसिलरी वर्कर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऐसे लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक्सप्लॉइट किए गए हैं। डू यू एग्री विद दिस व्यू? क्या आप इस दृष्टिकोण से या एक्सप्लॉइट जैसे शब्द से एग्री करते हैं? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अपने उत्तर को सिद्ध कीजिए। यस, वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है दोहन करना, ठीक है, एक्सप्लॉइट। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें दोहन होता है किसका? एक्सप्लॉइट होता है किसका? जो वर्कर्स होते हैं, श्रमिक होते हैं। दिस वुड बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये निम्नलिखित बिंदुओं से और स्पष्ट हो जाएगा। देयर इज नो फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। पहली बात, काम करने का कोई समय सीमा नहीं तय है। द वर्कर्स नॉर्मली वर्क्स 10 to 12 आवर्स विदाउट पेड ओवर टाइम। बिना ओवर टाइम के उनको 10 से 12 घंटे काम कराया जाता है। नॉर्मली 8 घंटे, 8-9 घंटे कराया जाता है, लेकिन वो 2-3 घंटे अगर एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उनको उसका कोई पेमेंट प्राप्त नहीं होता है, भुगतान नहीं मिलता है। दे डू नॉट गेट अदर अलाउंसेस अपार्ट फ्रो द डेली वेजेस। ठीक है, वह जो है दैनिक खर्चे के लिए किसी भी अतिरिक्त भुगतान को नहीं प्राप्त करते हैं। ना तो उन्हें चाय पानी के लिए मिलता है, ना कपड़े के लिए मिलता है, ना कहीं आने जाने के लिए मिलता है, ये सब नहीं मिलता है। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस टू प्रोटेक्ट द लेबरर्स आर नॉट फॉलोड देयर। ठीक है, सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को उन स्थानों पर फॉलो नहीं किया जाता है। देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी। वहां पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, अर्थात कभी वो काम से निकाले जा सकते हैं। नौकरी की सुरक्षा नहीं है। जॉब्स आर लो पेड द वर्कर्स। जो नौकरियां हैं, जो काम है, वो श्रमिकों को कम वेतन पर जो है रखती हैं। इन दिस सेक्टर, यानी जो लोग हैं वहां पर नौकरियों में लोगों को कम वेतन पर रखते हैं। और इस क्षेत्र में जनरली इलिटरेट, इग्नोरेंट एंड अनऑर्गेनाइज्ड, जनरली जो लोग होते हैं वो इलिटरेट यानी अशिक्षित लोग होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं जिनको इग्नोर किया गया होता है, और अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ऐसे लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड वेल में रहते भी नहीं है। सो दे आर नॉट इन पोजिशन टू बार्गेन और सिक्योर गुड वेजेस। इसलिए वे अपनी स्थिति को, ठीक, या अच्छे वेतन को प्राप्त करने में जो है बार्गेनिंग नहीं कर पाते हैं, अर्थात मालिक से, अपने बॉस से इस प्रकार की मांग को नहीं दोहरा पाते हैं, क्योंकि वो पुअर हैं। बीइंग वेरी पुअर, गरीब होने की वजह से, दे आर ऑलवेज हैवली इन डेब्ट, वो हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। सो दे कैन बी इजिली मेड टू एक्सेप्ट लोअर वेजेस, इसीलिए वो आसानी से कम भुगतान पर भी काम करने के लिए मान जाया करते हैं। आई होप आपको ये मेरे आंसर्स समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आप और परिश्रम से आंसर्स का जवाब देना शुरू करिए।
मतलब आंसर्स पर ध्यान देना शुरू करिए, ठीक है, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 15 ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15, हाउ आर द एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन? हाउ आर द एक्टिविटीज ऑफ द इकोनॉमी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन? ठीक है, रोजगार कंडीशन यानी एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के के बेस पर, के आधार पर जो इंडियन इकोनॉमी है वह उसकी एक्टिविटी को किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है, यानी रोजगार देने की स्थिति में या रोजगार प्रदान करने की स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था को के कार्यों को किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस द एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी आर क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के आधार पे जो भारत की इकोनॉमी है या किसी देश की इकोनॉमी है वो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में विभाजित की जाती है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? ये हेडिंग है, इसको हेडिंग डाल लीजिएगा। दिस सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेस व्हिच आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वे इंटरप्राइजेस आती हैं, ठीक है, जो सरकार से रजिस्टर्ड होती हैं, यानी सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड की गई होती हैं, एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, और सरकार के नियम कानूनों का पालन करती हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, लिमिटेड, गेल एक्सेट्रा। उदाहरण के लिए जो रिलायंस इंडस्ट्री है, गेल है इत्यादि, ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो क्या कहता है? इट इंक्लूड्स दोज स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स, ये हेडिंग है, याद रखिएगा ये हेडिंग। इसमें वो छोटे छोटे और स्कैटर्ड यूनिट्स यानी छोटे छोटे और बिखरे हुए जो इधर उधर दुकान टाइप के दिखाई देते हैं, विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो लोग शामिल होते हैं। यानी वो जो है फैक्ट्रियां, सॉरी वो शॉप्स, ठीक है, वो क्षेत्र शामिल होते हैं जो गवर्नमेंट के पहुंच से बाहर होती हैं। दो देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, वहां भी नियम कानून बनाए गए होते हैं, बट दीज आर नेवर फॉलोड हियर, यानी वहां भी नियम कानून होते हैं लेकिन वहां पे उसका पालन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण में या किसी भी प्रकार के निर्माण में, चाहे वो सड़क निर्माण हो रहा हो, चाहे भवन निर्माण हो रहा हो, बिल्डिंग बन रही हो या कोई और चीज, दुकान बन रहा हो, तो यहाँ पे जो ऐसे श्रमिक है जो काम करने वाले हैं, जो कैजुअल वर्कर्स हैं। कैजुअल वर्कर्स का मतलब है कि ऐसे लोग जो जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, ऐसे लोग, ठीक है। इन दिस सेक्टर देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, काम करने की कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, एंड द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर आल्सो वेरी टफ, और जो यहाँ पे काम करने का कंडीशन है वह भी बहुत टफ है, अर्थात बहुत ही कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16, कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, ठीक है, कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को कंपेयर करिए, तुलनात्मक ढंग से प्रस्तुत करिए। द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स आर वास्टली डिफरेंट, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैज़ कंपनीज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें जो कंपनियां होती हैं सरकार के साथ उनका एक अनुबंध होता है, वो रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट के पास, एंड हेंस इट ऑफर्स जॉब सिक्योरिटी, और इस तरह से ये जॉब सिक्योरिटी ऑफर करती है। पेड हॉलीडेज, छुट्टियां देती है, भुगतान यानी छुट्टियों पर भी भुगतान मिलता है, पेंशन मिलता है, हेल्थ एंड अदर बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होता है, ठीक है, यानी वर्किंग आवर्स जो होता है वो समय सीमा निर्धारित होती है कि आपको इतने समय तक ही काम करना है।
एक्स्ट्रा पे फॉर ओवर टाइम वर्क, और अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो वहां पर एक्स्ट्रा भी पैसा मिलता है। ऑन द अदर हैंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज ए होस्ट ऑफ अपोजिट्स। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वह, ठीक है, इसके ठीक विपरीत है। किसके? ऑर्गेनाइज सेक्टर के। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ठीक विपरीत है। देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। नो पेड हॉलीडेज, छुट्टी का कोई वेतन नहीं मिलता है। और पेंशन, किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिलती है रिटायरमेंट के बाद। कोई बेनिफिट्स ऑफ प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ के लिए कोई भी बेनिफिट नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं होता है। जो टाइम होता है काम करने का अनफिक्स्ड होता है, यानी अनफिक्स्ड वर्किंग आवर्स। ठीक है, कभी किसी समय भी आपको रोका जा सकता है, आप इतने समय तक काम करिए। एंड नो गारंटी ऑफ सेफ वर्क एनवायरनमेंट, और काम करने के लिए जो है वहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं दी जा सकती है, या दी जाती है आप कभी भी निकाले जा सकते हैं उस क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नरेगा 2005। 2005 में जो नरेगा आया है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स यानी उसके लक्ष्यों को बताइए। क्या लक्ष्य रखे गए थे उसमें, उसको बताना है। आंसर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ऑफ नरेगा 2005, that is National Rural Employment Guarantee Act 2005, is to implement to the right to work, implement the right to work। जो इसका लक्ष्य था 2005 में नरेगा का, ठीक है, जिसको नरेगा का फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, इज टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वर्क। पहली बात, इसका लक्ष्य था काम करने का अधिकार। द एक्ट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन 2000 डिस्ट्रिक्ट्स। पहली बार जब ये आया था तो 200 जिलों में, भारत के 200 जिलों में इसको शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था। अंडर दिस एक्ट, इस अधिनियम के तहत, ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क हैव बीन गारंटीड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर बाय द गवर्नमेंट। वह लोग जो काम करने के लिए यानी काम करने में सक्षम हैं, उनको सरकार ने एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी, यानी इस अधिनियम के अंतर्गत देता है। इफ द गवर्नमेंट फेल्स, यदि गवर्नमेंट असफल हो जाती है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, यानी यदि जो है सर्विस देने के मामले में सरकार यदि फेल होती है, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल, तो इन लोगों को जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस प्रदान करती है, अर्थात बेरोजगारी भत्ता देती है। 5, द टाइप ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर दिस एक्ट। इस अधिनियम के अंतर्गत जो काम दिया जाता है उससे, ठीक है, भूमि उत्पादन में, भविष्य में भूमि उत्पादन में मदद मिलती है, ठीक है, और यह यानी भूमि को उपजाऊ करने में मदद मिलती है या मदद मिले, इस एक्ट का जो है प्रेफरेंस था, यानी प्राथमिक उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? यूजिंग एग्जांपल्स फ्रॉम योर एरिया, अपने क्षेत्र से जो है उदाहरण इकट्ठा कीजिए। एंड कंट्रास्ट द एक्टिविटीज एंड फंक्शन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, और प्राइवेट तथा पब्लिक सेक्टर से उसका जो है तुलनात्मक, आलोचनात्मक अंतर प्रस्तुत कीजिए, ठीक है, तुलनात्मक अंतर प्रस्तुत कीजिए। द एक्टिविटीज, आंसर है द एक्टिविटीज एंड फंक्शंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स इन आवर एरिया मे बी कंपेयर्ड एज मेंशन्ड बिलो। निम्नलिखित रूप से हम जो है उसको मेंशन कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर, द वेजिटेबल शॉप्स, ग्रोसरी शॉप्स, स्वीट शॉप्स एक्सेट्रा इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जो है सब्जी की दुकान, ग्रोसरी शॉप्स है, ठीक है, रोज जो खर्ची मिर्ची की दुकान होती है, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, स्वीट शॉप्स, ये सब प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। पब्लिक सेक्टर, मदर डेयरी बूथ्स, ठीक है, जो डेयरी बूथ्स होते हैं वो पब्लिक सेक्टर के हैं। विथ सेल वेजिटेबल्स, जहां पर सब्जियां मिलती हैं, यानी मदर डेयरी बूथ्स ऐसी दुकान होती हैं जो मदर डेयरी बूथ्स होती हैं, वहां पर सब्जी, फ्रूट, मिल्क,
और मिल्क से बने हुए अन्य वस्तुओं को बेचती हैं, ये सब पब्लिक सेक्टर में आती है। दीज आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में जो शॉप्स होती हैं, इसके जो मालिक होते हैं, क्या बोलते हैं, ओनर होते हैं, वो व्यक्तिगत लोग होते हैं। दीज आर ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मदर डेयरी, और ये जो मदर डेयरी बूथ्स है, यह पब्लिक सेक्टर की मदर डेयरी उसकी मालिक होती है। मदर डेयरी एक जो है कंपनी है जो दिल्ली में चलती है। वेजिटेबल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स आर जनरली ऑफ गुड क्वालिटी, जो वेजिटेबल्स होती हैं या दूसरे जो वस्तुएं होती हैं जो प्राइमरी सेक्टर से आती हैं, वहां पर प्राप्त होती हैं, वो सामान्यतः अच्छी होती हैं, ठीक है, स्वादिष्ट इत्यादि होती हैं। द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर जनरली ऑफ एवरेज और पुअर क्वालिटी, और यहाँ पर जो प्राप्त होती हैं वेजिटेबल्स, फल वगैरह, वो या तो सामान्य रहेंगी, एवरेज रहेंगी, औसत रहेंगी, या उनकी क्वालिटी बेकार हो जाएगी। फोर्थ, द रेट्स में बी स्लाइटली हायर, यहाँ पे जो रेट होगा वो संभवतः ज्यादा होगा। द रेट्स आर लोअर देन द मार्केट रेट्स, और यहाँ पर बाजार की अपेक्षा, ठीक है, बाजार की तुलना में जो रेट होगा वो सस्ता होगा, ठीक। पांचवा अंतर है, द कंपनीज लाइक रिलायंस, टाटा, एयरटेल प्रोवाइड टेलीफोन एंड टीवी सर्विसेज विच आर ऑफ वेरी गुड स्टैंडर्ड। जो प्राइवेट सेक्टर होता है ये पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पे कंपनियां जैसे कि रिलायंस, टाटा, एयरटेल इत्यादि टेलीफोन कंपनियां और टीवी टेलीविजन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो कि अच्छे होते हैं, स्टैंडर्ड इनका अच्छा होता है। और पब्लिक सेक्टर में MTNL प्रोवाइड्स टेलीफोन सर्विसेज, पब्लिक सेक्टर में जो है MTNL सर्विस प्रोवाइड करता है। दीज आर कंप्लीट अगेंस्ट देयर सर्विसेज, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर में यही इस सेवा के विरोध में जो है कंप्लेन है। ऑन मैनी ओकेजन, बहुत सारे अवसरों पर टेलीफोन्स रिमेन आउट ऑफ ऑर्डर, हट दे डू नॉट चार्ज फॉर दैट पीरियड, और बहुत सारे अवसरों पर जो टेलीफोन्स होते हैं ये काम नहीं करते हैं, ठीक है। और यद्यपि वो जो है बट लिखा होगा यहाँ पे, ये हट की जगह बट होगा, ये वाला बट दे डू नॉट चार्ज फॉर दैट पीरियड। तो MTNL जो है जब सेवा नहीं दे रहा होगा तो उसका वो जो है चार्ज नहीं लेता है। क्वेश्चन मतलब पॉइंट नंबर 6, द शॉपकीपर्स प्रोवाइड फ्री होम डिलीवरी सर्विस विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। जो शॉपकीपर्स होते हैं वो फ्री होम डिलीवरी प्रोवाइड कराते हैं और एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते। मदर डेयरी और एनी अदर पब्लिक अंडरटेकिंग डू नॉट प्रोवाइड फ्री होम डिलीवरी सर्विस, ठीक है। मदर डेयरी या दूसरे जो अन्य पब्लिक अंडरटेकिंग को होते हैं वो फ्री होम डिलीवरी प्रोवाइड नहीं कराते हैं। प्राइवेट स्कूल्स प्रोवाइड एजुकेशन ऑफ गुड क्वालिटी, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। देयर स्टूडेंट्स आर वेल ड्रेस्ड, वहाँ के जो छात्र होते हैं प्राइवेट स्कूल वाले में, उनका ड्रेसअप अच्छा होता है एंड डिसिप्लिन, और वो डिसिप्लिन में रहते हैं। देयर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज इंग्लिश, और संभवतः जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है यानी पढ़ने का जो माध्यम होता है वो संभवतः इंग्लिश में ही होता है। द स्कूल्स रन बाय MCD, यहाँ पे जो स्कूल चलाए जाते हैं वो MCD द्वारा चलाए जाते हैं, म्यूनिसिपलिटीज कॉरपोरेशन, ठीक है, डेवलपमेंट द्वारा चलाए जाते हैं। एंड डू नॉट प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, और जो है क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता है, यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है। देयर स्टूडेंट्स आर नॉट वेल ड्रेस्ड, इनके जो छात्र होते हैं वो वेल ड्रेस्ड नहीं होते हैं और डिसिप्लिन नहीं होता है। देयर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज जनरली हिंदी, और ये लोग संभवतः हिंदी में पढ़ते हैं या क्षेत्रीय लैंग्वेज में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये इट वाज 18, 19 वाज, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं, ठीक है। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज एंड एक्सप्लेन व्हाई द गवर्नमेंट हैज टेकन अप देम। पब्लिक सेक्टर के 3 उदाहरण लीजिए और उसको समझाइए कि क्यों सरकार ने जो है उसको पब्लिक सेक्टर को अपने अंडर में ले लिया है।
यानी उसे पब्लिक सेक्टर बनाया। एग्जाम्पल्स आर रेलवेज, द गवर्नमेंट हैज टेकन अप इट फॉर द फॉलोइंग रीजंस, यानी रेलवे को निम्नलिखित कारणों से अपने अंडरटेकिंग में लिया हुआ है। पहली बात, ओनली द गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट लार्ज सम्स ऑफ मनी ऑन द पब्लिक प्रोजेक्ट इन लॉन्ग जेशन पीरियड। ठीक है, अधिक समय के लिए और अधिक नंबर में यानी अधिक अमाउंट में केवल गवर्नमेंट ही इन्वेस्टमेंट कर सकती है। पहला कारण ये है। टू इंश्योर एंड प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन एट चीप रेट, जनता को सस्ते दाम में जो है ट्रांसपोर्टेशन अर्थात यातायात के साधन उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य। दूसरा एग्जांपल है एनटीपीसी, द गवर्नमेंट हैज टेकन अप टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एट ए लोअर रेट देन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एनटीपीसी, ठीक है, जो पावर प्रोजेक्ट है जिसके तहत हमको बिजली प्राप्त होती है, तो गवर्नमेंट ने इस पर अपना अधिकार इसलिए लिया है ताकि वह प्रोडक्शन की अपेक्षा जो बिजली सप्लाई है वह कम दामों पर दे सके, यानी बिजली का उत्पादन महंगा होता है और सरकार उसमें सब्सिडी देते हुए हमें सस्ते दाम में बिजली उपलब्ध कराती है। द एम इज टू प्रोटेक्ट एंड इनकरेज द प्राइवेट सेक्टर स्पेशली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लक्ष्य ये है कि जो छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, छोटे उद्योग होते हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के, उनको इनकरेज अप करना, उनकी सुरक्षा करना, ये लक्ष्य है। इसीलिए गवर्नमेंट इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करती है। एम्स, ठीक, ये एम्स जो है ये मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराने का क्षेत्र है। तो टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ सर्विस एट रीजनली चीप रेट वाज द मेन पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट टू स्टार्ट दिस। इसको शुरू करने का जो सरकार का लक्ष्य है वह जनता को सस्ते दामों पर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना इसका मेन लक्ष्य है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल्स हैं और इसके कारण भी बताए गए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। ये बताइए कि जो है पब्लिक सेक्टर किस प्रकार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी किसी देश के अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होता है। आंसर, इन द फॉलोइंग वेज पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर है अर्थात सरकारी तंत्र है उसी को पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये निम्नलिखित रूपों में किसी देश के या एक देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहायता करता है, कंट्रीब्यूट भाग देता है। इट प्रमोट्स रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो है ये बुनियादी ढांचों का विकास करके, ठीक है, बुनियादी ढांचों का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जैसे बिल्डिंग बनाना, ठीक, और एक मिनट, यानी आधारभूत जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करा के, ठीक, पब्लिक सेक्टर किसी देश की इकोनॉमी को डेवलप करने का काम करता है, रैपिड डेवलप होता है यहाँ से। इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इससे रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं, यानी रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। इट जनरेट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, विकास के लिए आर्थिक फाइनेंशियल रिसोर्सेज तैयार होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल का मतलब है वित्तीय स्रोत उपलब्ध होते हैं, तैयार होते हैं। इट इंश्योर्स क्वालिटी ऑफ इनकम, या क्वालिटी ऑफ इनकम को बढ़ाता है। वेल्थ यानी जो कि धन है, धन की वृद्धि करता है। एंड थस ए बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, और इस तरह से एक संतुलित क्षेत्रीय विकास प्रारंभ हो पाता है या इंश्योर होता है। इट एनकरेजेस डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मीडियम एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, पब्लिक सेक्टर जो है छोटे, मध्यम और एकदम मतलब कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का भी काम करता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज का मतलब होता है कि एकदम लघु उद्योग जो होते हैं। इट इंश्योर्स वेरी
इट इंश्योर्स इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड मॉडरेट रेट्स। यह जो है प्रत्येक वस्तुओं के उत्पादन और उसके मतलब कम दाम पर प्रत्येक वस्तुओं को उपलब्ध कराने, आसानी से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है। कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमी कम्युनिटी डेवलपमेंट, दैट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI। यह मानव विकास सूचकांक में सहायता करता है, जिसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट होती है, यानी सामुदायिक विकास होता है। किसके थ्रू? हेल्थ एंड एजुकेशनल सर्विसेज के थ्रू। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्या कहता है? द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड नीड प्रोटेक्शन ऑन द फॉलोइंग इशू। जो कर्मचारी होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो निम्नलिखित इश्यूज पर, बिंदुओं पर, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है या उनको सुरक्षित करने की आवश्यकता है। वेजेस, उनको जो सैलरी मिलती है। सेफ्टी एंड हेल्थ, स्वास्थ्य और सुरक्षा में। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करिए। द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर नीड प्रोटेक्शन ऑन द फॉलोइंग इश्यूज। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनको निम्नलिखित बिंदुओं में पर सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वेजेस, सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है, तो कौन कौन से इशू? वेजेस, सेफ्टी एंड हेल्थ। इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर, यानी निर्माण क्षेत्र में, लेबरर्स आर एम्प्लॉयड ऑन ए डेली बेसिस। जो श्रमिक होते हैं उनको दैनिक वेतन पर या दैनिक वेजेस पर रखा जाता है। हेंस दे हैव नो जॉब सिक्योरिटी। तो इस तरह से उनके पास जो जॉब सिक्योरिटी है वो उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यानी कब वो छोड़कर चले जाएं, कब उनको निकाल दिया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हियर वेजेस टू डिफर, यहाँ पर जो वेजेस होते हैं अर्थात उनका भुगतान होता है, उनका वेतन होता है, या वो जो श्रमिक प्राप्त करते हैं ठीक है, श्रमिक प्राप्त नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पारिश्रमिक, वह भी अंतर होता है उसमें। ठीक है, समय समय पर। Consequently, the government has set up a minimum wages act to protect such workers from economic exploitation। तो इसके लिए सरकार ने मिनिमम वेजेस एक्ट अर्थात अधिनियम एक लाई है, जिसके तहत उनको कम से कम इतना तो देना ही पड़ेगा, अर्थात उनको एक निश्चित वेतन या निश्चित वेजेस पारिश्रमिक देने के लिए सरकार ने कुछ नियम कानून बनाए हैं, जिससे कि उनका जो दोहन है, आर्थिक दोहन, वो ना हो पाए। द सेम प्रॉब्लम एग्जिस्ट फॉर माइनर्स वर्किंग इन प्राइवेट कंपनीज, माइनिंग कंपनीज। यही सेम प्रॉब्लम है जो खदान करने वाली कंपनियां होती हैं, उसमें के जो खदान करने वाले श्रमिक होते हैं, ठीक है, खदान श्रमिक, उनके भी साथ यही समस्या है। देयर सेफ्टी इज सेकेंडरी टू द कंपनीज प्रॉफिट। कंपनी के प्रॉफिट के स्थान पर जो है उनका जो या के तुलना में उनकी जो सेफ्टी है, सुरक्षा है, वो दूसरे स्थान पे है। ठीक है, एंड एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, मैनी माइनर सफर ग्रीवियस इंजरीज। बहुत सारे ऐसे माइनर्स होते हैं, खदान श्रमिक होते हैं, जो ग्रीवियस इंजरीज को फेस करते हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं खदान के दौरान। एंड मैनी ए टाइम्स इवन डाई, यद्यप बहुत लोग जो है उसी समय मर भी जाते हैं। ड्यू टू इनएडिक्वेट सेफ्टी गियर एंड नॉर्म्स, ड्यू टू इनएडिक्वेट सेफ्टी गियर एंड नॉर्म्स, यानी वहाँ पर जो नियम कानून होते हैं उसकी और सेफ्टी होती है, नियम कानून होते हैं, ठीक है, उसके तहत, मतलब वो इनएडिक्वेट है, पर्याप्त नहीं है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाया करती है या उन्हें चोट वगैरह लग जाया करती है। ठीक, यानी सुरक्षा की भावना नहीं है या सुरक्षा के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ मोस्ट नेशंस हैव नाउ लेड डाउन स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर प्राइवेट इंटरप्राइजेस टू इंश्योर वर्कर्स सेफ्टी। सरकार ने जो है ऐसे या मतलब अधिकतर देशों की सरकारों ने इस तरह के कठिन रूल बनाए हैं, ताकि जो इस तरह की प्राइवेट इंटरप्राइजेज हैं
वो अपने माइनिंग करने वाले कर्मचारियों के लिए सेफ्टी रूल्स का पालन कर सके। मोस्ट कंपनीज इन आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर डू नॉट प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हैं जो किसी भी प्रकार की हेल्थ इंश्योरेंस को प्रोवाइड नहीं कराती अपने कर्मचारियों के लिए। सम ऑफ दीज माइट बी इन्वॉल्व इन डेंजरस फैक्ट्री फंक्शन। इनमें से बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं या कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो डेंजरस फैक्ट्री फंक्शन काम करती हैं, अर्थात खतरनाक जोखिमों भरे कामों को करती हैं, दैट में हार्म वर्कर्स, जिससे कि जो कर्मचारी होते हैं उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लंबे समय तक वो बीमार रहते हैं। दीज वर्कर्स नीड टू बी प्रोटेक्ट अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द एम्प्लॉयर एंड इट इज हियर दैट द गवर्नमेंट स्टेप्स इन। तो यहाँ पे काम करने वाले लोगों को, ठीक है, एम्प्लॉयर अर्थात जो वहाँ पर नियुक्ति दाता है, नौकरियां देता है, ठीक है, उसको एक प्रकार के नियम का पालन करना होता है जिसको गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है, अर्थात उनके सुरक्षा संबंधी ठीक कार्यक्रम को स्वीकार करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? ए स्टडी इन अहमदाबाद, अहमदाबाद में जो है एक अध्ययन किया गया, क्या? दैट आउट ऑफ 15 लाख वर्कर्स इन द सिटी, कि शहर में, अहमदाबाद शहर में 15 लाख कर्मचारी हैं या 15 लाख श्रमिक हैं। 11 लाख वर्कड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और उसमें से 11 लाख अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। द टोटल इनकम ऑफ द सिटी इन दिस ईयर यानी 1997-98 वाज ₹60,000 मिलियन। ठीक है, 60,000 मिलियन, यानी जो 1997-98 के दौरान जो वहाँ की इनकम रही है वो 60,000 मिलियन रही। आउट ऑफ दिस ₹32,000 मिलियन वॉज जनरेटेड इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, इनमें से जो है 72,000 मिलियन रुपीज, ठीक है, 72,000 मिलियन रुपीज ऑर्गेनाइज सेक्टर में जनरेट हुई, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर से आया। प्रेजेंट दिस डाटा एज ए टेबल, इसको एक टेबल के हिसाब से प्रेजेंट करिए। व्हाट काइंड ऑफ वेज शुड बी बॉट फॉर जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट इन द सिटी। किस तरह के काम को या किस तरह के नियम कानून का पालन करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट शहर में उपलब्ध हो। तो ये है आपका आंसर। वेज टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट इन दिस सिटी अहमदाबाद हैव टू प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। सरकार को इस मामले में पहल करनी चाहिए कि अहमदाबाद में और अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, स्पेशली इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, विशेषता अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। एज द टेबल शोज, जैसे कि उपरोक्त में लिखा गया है, द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स अर्निंग आर मच हायर देन दैट ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वह अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अपेक्षा अत्यधिक उत्पादन करता है, ठीक है, अर्निंग करता है। इवन दो द लेटर एम्प्लॉयज ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सिटी वर्कर्स, जबकि वहां पर केवल जो कुल कर्मचारी हैं, ठीक है, उनमें से केवल 80% यानी 20% लोग ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले हैं, जबकि सारे के सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। मोर कंपनीज, अधिकतर जो कंपनियां होती हैं, नीड टू बी ब्रॉट अंडर द रूट ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी जो अधिकतर कंपनियां हैं उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत लाना आवश्यक है। सो दैट वर्कर्स फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर अट्रैक्टेड टू द जॉब्स देयर विथ हायर एंड मोर सिक्योर वेजेस, ताकि जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो कर्मचारी हैं वो वहां पर काम करें और अत्यधिक वेतन पाएं, अत्यधिक वेतन उनको मिले। फॉर दिस, इसके लिए द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड लोन्स, सरकार को लोन उपलब्ध कराना चाहिए, एंड एड कंपनीज ट्रांसफरिंग फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, और जो है सहायता करनी चाहिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की कंपनी को ऑर्गेनाइज सेक्टर में ट्रांसफर करने के लिए गवर्नमेंट को सहायता करनी चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 24 है, 24, ठीक। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द जीडीपी रुपीज
क्रॉस बाय द 3 सेक्टर्स। ये जो टेबल है वह जीडीपी को प्रोवाइड कराता है जो 3 सेक्टर से आते हैं, और ये सॉरी क्रॉस नहीं क्रॉर्स लिखा है। ईयर 2000 एंड 2013 प्राइमरी सेक्टर से इतना आया 2000 में इतना आया 52,000 करोड़, और इसमें आया 8,500,000 करोड़, ठीक है 2013 में। सेकेंडरी सेक्टर से 48,500 करोड़ और 2013 में 10,74,000 करोड़। टर्शियरी सेक्टर में 1,33,500 करोड़ और 38,68,000 करोड़ आया कहाँ से? तृतीय क्षेत्र से, टर्शियरी सेक्टर से। ये सेकेंडरी सेक्टर है, सॉरी। कैलकुलेट करना है शेयर ऑफ द 3 सेक्टर्स इन जीडीपी फॉर 2000 2013। शो द डेटा एज बार डायग्राम सिमिलर टू द ग्राफ टू चैप्टर 2, ठीक है। ये बार डायग्राम आपको बनाना है, यहाँ पे हमने लिख दिया है, तो ये नहीं, बार डायग्राम आपको बनाना है। व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द बार ग्राफ? क्या कंक्लूजन प्राप्त होता है? तो 2000 में क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर 22%, 22.2% जो है जीडीपी में योगदान देता है। सेकेंडरी सेक्टर 20.73% यानी 73% योगदान देता है। टर्शियरी सेक्टर 57.4% योगदान देता है। प्राइमरी सेक्टर 2013 में 13.94% योगदान देता है। सेकेंडरी सेक्टर 18.7% योगदान देता है। टर्शियरी सेक्टर 67.36% योगदान देता है, ठीक है। और आपको चार्ट खुद बनाना है। We can draw the conclusion that the share of the tertiary sector in GDP has increased by 10%. हम कंक्लूजन के रूप में ये पाते हैं कि जो टर्शियरी सेक्टर है उसका योगदान बढ़ गया है, और वह बढ़कर कितना हो गया है 2000 से 2013 तक 10%, ठीक है, एवरेज। वाइल दैट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर हैज ऑलमोस्ट हाफ, जबकि प्राइमरी सेक्टर जो है आधा होता चला गया है, यानी आधा है। द सेकेंडरी सेक्टर हैज ग्रोन बाय अबाउट 2% इन द लास्ट 13 ईयर्स। और पिछले 13 वर्षों में जो टर्शियरी सेक्टर है उसमें केवल 2% की बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरह से ये आपकी क्लास थी जिसको आपने अच्छे से पढ़ा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मिस कर गया है, हमें लगता है वो डिलीट हो गया, टाइप किया था हमने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। तो उसे हम जब अगले चैप्टर का वो शुरुआत करेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 19 को प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 19 भी मिल जाए। तो चलिए आज यहीं तक, इसके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।